नमस्कार छात्रों, मैं महेंद्र तिवारी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय निषाद बस्ती, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर। छात्रों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। हिंदी से संबंधित ये प्रकरण है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रकरण है वर्णमाला। कंटेंट आप लोगों के सामने है। इससे पहले हिंदी जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें जो सामान्य बातें हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वाकई में हिंदी होता क्या है, भाषा क्या चीज़ें होती हैं, भाषा परिवार में हिंदी किस भाषा परिवार में आता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये पर्शियन के हिंद लिखा है, पर्शियन के हिंद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के क्षेत्र। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें हिंदी किस भाषा परिवार से है। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से है। और भारत में हमारे जो भाषा परिवार हैं वो 4 भाषा परिवार हैं। पहला होता है हमारे जैसे भारोपीय है, फिर द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, व चीनी तिब्बती है, जिसमें सबसे अधिक भारोपीय बोला जाता है। सबसे अधिक भारोपीय बोला जाता है, ये बोला जाता है 73% के आसपास। और फिर हमारा द्रविड़ भी है, द्रविड़ इससे कम बोला जाने वाला भाषा है, 25% है। और सबसे कम जो बोला जाता है हमारा चीनी तिब्बती है। चीनी तिब्बती बोला जाता है लगभग 0.7 के आसपास में बोला जाता है, और उससे ज़्यादा आस्ट्रिक बोला जाता है 1.3। चलिए, ये तो भाषा परिवार हो गया। भाषा परिवार कुल भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 4 हैं। भारोपीय हो गया, द्रविड़ हो गया, आस्ट्रिक हो गया और चीनी तिब्बती हो गया। अब एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हिंदी की आदि जननी जो होती है वो होती है हमारी संस्कृत। हमने विकास क्रम भी इसका लिख दिया है कि सर्वप्रथम आया क्या? संस्कृत आया, फिर पाली आया, प्राकृत आया, अपभ्रंश, औहट, और लास्ट में हमारा आता है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है। फिर एक जो है, अच्छा शब्द, ये जो भाषा हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है, अगर कोई पूछ ले कि भाषा क्या होता है, तो भाषा कुछ और नहीं है। अगर हम कोई भाषा नहीं जानते हैं तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो भाषा जो है आदान प्रदान करने का एक माध्यम ही होता है। ये भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलकर ही हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, हिंदी की लिपि पूछते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि होती है। फिर कहा जाता है अच्छा लिपि क्या है। तो लिपि जो होता है ये लेखन प्रणाली होता है, ये संकेत होता है, चिन्ह होता है। देवनागरी लिपि भी जो है अपने यहाँ जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। देवनागरी में ही हम हिंदी को प्रदर्शित करते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो हमारी हिंदी है। इसीलिए जो है हमारे संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम भारतीय 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, भाषा जो है ना, इसमें होता है कि सबसे पहले ये वर्ड, अब दूसरा जब हम शुरू करते हैं वर्ड, तो भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। लेकिन
वर्ण जो होता है ये होता है लेखन प्रणाली, और जबकि ध्वनि जो होता है वो मौखिक होता है, वो उच्चारित होता है। लेकिन वर्ण जो होता है ये है हमारा क्या, लेखन प्रणाली। वर्ण को हम सिर्फ लिख सकते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले तो हम ये समझें कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिख दिया है हमने, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, एकदम आसान सा परिभाषा है। जैसे हमारा मोतीमाला है, मोतियों के व्यवस्थित समूह को हम मोतीमाला कहते हैं, फूलों के व्यवस्थित समूह को हम फूलमाला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वर्णमाला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कहने को तो ये बहुत छोटा सा है शब्द, लेकिन वर्णमाला वाकई में बहुत बृहद है अपने आप में। बिना वर्णमाला के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र नहीं बनते हैं। जरूर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो होता है ये भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। और फिर इसमें और भी सारी चीज़ें आते हैं कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिर भाषा की सार्थक इकाई हमारा वाक्य होता है। इस तरीके से हम उसके क्रम को अगले वीडियो में बाद में हम समझाएंगे। और अब हम आते हैं कि वर्णमाला में वाकई में वर्ण कितने होते हैं। वर्ण ये बहुत जो है तरीके से इसको पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं, लेखन के आधार पर कितने हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, इस तरीके से पूछे। तो हमने उच्चारण के आधार पर वर्ण को बताया है। सर्वप्रथम उच्चारण के आधार पर जो वर्ण की संख्या हमारी होती है वो कितनी होती है, 45। दिख रहा है ना, 45। अब 45 में होता क्या है, हमारा 10 स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है। 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब 10 स्वर वो हमारे कौन कौन से होते हैं, 10 स्वर हमारे जो होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। री को हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, री को हम नहीं लेते हैं। फिर ए, आए, ओ, औ, ये होते हैं छोटा, बड़ा, मतलब री, अंगा, आहा को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है ना, कि अंग जो हो गया उस अनुस्वर में आ जाता है, आहा आपका विसर्ग में आ जाता है, इसलिए इन वर्णों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अब 10 स्वर होते हैं 45 में, जो उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या 45 होती है, उसमें 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। पूछा सिर्फ इतना ही जाएगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 लिख देंगे। अच्छा, लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर जो हमारे वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, 52। अब इसमें कौन कौन से वर्ण, इसमें 13 स्वर होते हैं। जैसे इधर हमने बताया था कि उच्चारण के आधार पर री, अंग, आहा को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इसमें उनको जोड़ देते हैं। तो 10 वो हो गया, और अंग, आहा और री मिला के कितने हो गए, 13 हो गए। देख लीजिए नीचे हमने लिखा है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, वाव, अंग। हमने री, अंग, आहा को घेरा में कर दिया है, इसको हमने घेर दिया है, गोले में कर दिया है। अर्थात ये जो गोले में है ये लेखन के आधार पर इसको हम जोड़ते हैं, और जबकि उच्चारण के आधार पर इसको हम नहीं जोड़ते हैं। 35 व्यंजन, व्यंजन दोनों में समान होता है, और 4 संयुक्ताक्षर होता है। कितने संयुक्ताक्षर होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। अब 4 संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारा होता है, ये हो गया स्र, ये श्रवण वाला स्र हो गया। फिर हमारा हो गया क्षत्रिय वाला छ हो गया, और ये त्र से त्रिशूल हो गया, और ये ज्ञ हो गया। बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें से प्रश्न और बनते हैं कि स्र, ये वाला जो स्र है ये किसके संयोग से मिलकर बना है, किसके संयोग से मिलकर बना है, ये किसके संयोग से मिलकर बना है, त्रा किसके संयोग से, ज्ञ किसके संयोग से।
तो आइए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्रा जो हमारा बनता है ये स और रा इससे मिलकर बना होता है। ये हमारा किससे बना होता है? तो आधा तालव्य सा मतलब हलंत तालव्य सा और रा से मिलके ये स्र बनता है। और ये छत्री वाला छा जो होता है ये का हलंत और ये मूर्धन्य श इससे मिलकर इसका निर्माण होता है। और त्रा का जो निर्माण होता है वो त हलंत और रा इससे इसका निर्माण होता है। अब बात जब हम करते हैं ज्ञा की तो ये थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें जा होता है हलंत वाला और इया होता है, ये थोड़ा सा कठिन होता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो ये हमारे 4 संयुक्ताक्षर यही होते हैं। अब उम्मीद है कि ये इतना चीज़ समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो हमारे 52 होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर। 4 संयुक्ताक्षर वो हमारे यही होते हैं स्र, छ, त्र, ज्ञ। ये इसके संयोग से मिलकर बने होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इतना चीज़ अक्सर पूछा जाता है चाहे जो परीक्षा आप देंगे। अच्छा, अब देखिए अगला लिखा है स्वर। तो स्वर, सबसे पहले तो ये हम समझें कि स्वर होता क्या है। तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, ये स्वयं ही उच्चारित होते हैं। जैसे लिखा है अ, तो अ के उच्चारण जो हम करते हैं तो आ ही अपने आप में पर्याप्त है, बड़ा आ ही अपने आप में पर्याप्त है। अच्छा, जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे है का लिखा है, ये आपका व्यंजन है, सब लोग जानते हैं। का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें आ जाता है। का जब इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो का को हलंत और आ इस तरीके से हो जाता है। इसको वर्ण विन्यास, इस विधा को हम बोलते हैं वर्ण विन्यास, अर्थात वर्णों को हम अलग अलग करते हैं। तो ये हमारा व्यंजन है। अच्छा, व्यंजन में जरूर ये आवश्यक होता है कि हम बिना स्वर के उसको नहीं उसका उच्चारण कर सकते हैं, और जबकि स्वर अपने आप में पर्याप्त है, इसका उच्चारण स्वयं होता है। उ में भी उ आया, ई का उच्चारण जब करें तो ई ही आता है, ना कोई अन्य वर्ण आता है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पूछा जाता है कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल रूप से जो हमारे स्वर की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती हैं? 11 होती हैं, और हमने उसको दर्शाया भी है। ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आए ओ औ, इसमें अंग आहा को स्थान नहीं दिया गया है, उसको अलग से मान लिया गया है अनुस्वर और विसर्ग। तो इस प्रकार से छात्रों देखिए, अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या है? वर्ण है। वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि भी बोलते हैं। और जबकि ध्वनि हमारी क्या होती है? मौखिक है, और वर्ण हमारा क्या है? लिखित है। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45, लेखन के आधार पर 52। आपसे बहुत महत्वपूर्ण ये है जो पूछा जाता है कि संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर महत्वपूर्ण ये है कि इस किसके संयोग से बना होता है। अब हम आते हैं स्वर पे। स्वर पे जब हम आते हैं तो पूछा जाता है कि स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। तो स्वर के जो भेद हैं, उच्चारण अथवा मात्रा, उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुट स्वर। उच्चारण काल के आधार पर होता है ये, ठीक है ना। अच्छा, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण काल को हम मात्रा कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मात्रा क्या चीज़ होता है हिंदी में, तो वर्णों का उच्चारण काल जो होता है वो हमारा मात्रा होता है। अब स्वर वर्ण, स्वर में हमारा ह्रस्व वर्ण क्या होता है? ये हमारा होता है एक मात्रिक। क्या मात्रिक होता है?
एक मात्रिक। अब इसमें जितने भी छोटे वर्ण होंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो हमारे सारे आ जाएंगे, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है ना, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। फिर हमारा होता है दीर्घ स्वर, ये होता है हमारा द्विमात्रिक होता है, दो मात्रिक होता है, अर्थात इसमें ह्रस्व से अधिक समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे ये हमारा होता है द्विमात्रिक, ह्रस्व से अधिक समय लगता है। और ये होता है हमारा त्रिमात्रिक, इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा समय इसमें लगता है। इसका हम उच्चारण, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, ज़्यादा समय लगता है ना, उच्चारण काल इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्लुत बोलते हैं। जैसे हम, अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ी ऐसे लिख दिए। अब इसमें इसका तरीका क्या होता है, जैसे रा लिखे, ठीक है ना, रा ऐसे ऐसे करते इसको चले आओ। बहुत पुरानी पुस्तक आप लोग देखते होंगे, उसमें आ का मात्रा इसी प्रकार से ही लगता है। ये त्रिमात्रिक होता है, इसका उच्चारण काल ज़्यादा लंबे तक होता रहता है, देर तक। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया स्वर के भेद उच्चारण काल के आधार पर। अब इसमें जो है अग्र स्वर, जैसे अग्र स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया, विवृत, समृत, इस प्रकार से फिलहाल जो महत्वपूर्ण है वो हमारे यही तीन होते हैं। फिलहाल हम सबको और भी बता देंगे, जो भी होते हैं अगले वीडियो में और भी हम बता देंगे। और उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और कोई भी आप लोगों के प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर किया करिए, जिससे हम उसका उत्तर आप लोगों को अगले वीडियो में दे सकूं। और अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो हम डालें तो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।